हेलो गाइस, मेरा नाम प्रियस और आज के इस क्लास में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 चैप्टर कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 हम लोग चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोग आज के लेक्चर में वन शॉट में कवर करेंगे, ठीक है। और इसी तरह का भी लेक्चर आता रहेगा क्लास 10 का। हम लोग का लाइट रिफ्लेक्शन हो गया, हम लोग का कलरफुल आई हो गया, इस तरह का चैप्टर आता रहेगा क्लास 10 का, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को अपने। और इस चैप्टर को थोड़ा इंपॉर्टेंस होता है हमको बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, बिकॉज इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसमें। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट क्या होता है, हम लोग पे एनर्जी क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। आज के क्लास में सब चीज़ हम लोग चर्चा होगा, ठीक है। आज के क्लास में जितने भी हम लोग टॉपिक्स हैं फ्रॉम दिस चैप्टर वो सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आज के लेक्चर में उनका पे क्वेश्चन भी होगा, जो उनका PYQ आया हुआ है वो क्वेश्चन भी होगा। और प्लस वहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा पेपर के अंदर, कैसे वहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग का पे रोड मैप होगा, उसको भी वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसको मिटाते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज के चैप्टर। ये चैप्टर जो होगा थोड़ा हम लोग लंबा जाएगा आज के लेक्चर, तो इसको आराम से बैठ के देखिएगा और कॉपी किताब के साथ देखिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना अच्छा सा चैप्टर। चलिए, तो सेकंड मतलब इस चैप्टर को पढ़ने का हम तरीका होगा कि पहले हम समझेंगे कि हमका चार्जेस क्या होते हैं, चार्ज क्या होता है, विद हम समझेंगे करंट क्या होता है। फिर करंट जितने भी टर्मिनोलॉजी आते हैं वो समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि उनका पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फिर उनका करंट क्यों उनका फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी क्यों करंट फ्लो करता है, उसका समझेंगे। फिर समझेंगे कि उनका एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। फिर इसी तरह का लेक्चर चलता जाएगा। पावर समझेंगे, पावर क्या होता है। तो आज के जो लेक्चर होगा, आज के लेक्चर में सारे जो पॉइंट होंगे मेन में वो डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़िया है, दिख रहा है, ठीक है। तो आइए, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि लोग चार्जेस क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग करंट पढ़ना है तो करंट हम बेसिकली चार्ज से मूव करता है, इलेक्ट्रॉन से मूव करता है। तो समझेंगे वो चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। चार्जेस को समझने के बाद हम समझेंगे करंट क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं। चार्ज क्या होता है, चार्ज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ चार्ज, दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, आपको अच्छे से दिखे। अब दिखिएगा अच्छे से, ठीक है। जूम कर दिया हल्का सा 1.1x पर, ठीक है। चार्ज क्या होता है, चार्ज का होता है हम लोग जो चार्ज होता है वो किसी भी मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, या बोल सकते हैं कि चार्ज उनका प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का। जैसे उनका मार्कर है तो इस मार्कर के पास एक प्रॉपर्टी है चार्ज की। हाँ, हम मानते हैं इस मार्कर के पास रेजिस्टेंस की कोई प्रॉपर्टी है। हम आगे समझेंगे रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए ये जो मार्कर है, ये मार्कर के पास एक प्रॉपर्टी है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो उनकी चार्ज की प्रॉपर्टी है। मतलब जब मार्कर उनका बना होगा तो इसके अंदर अपने आप एक प्रॉपर्टी आ गई होगी जिसको बोलते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी। तो किसी भी मैटर की हम लोग की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। तो ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक मतलब कि जब से मार्कर बना होगा, या जब से बोर्ड या जब से हम बने होंगे, हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी आ चुकी है जिसको बोलते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी को बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज में क्या होता है, चार्ज में होता है प्रॉपर्टी ऑफ मास, या बोल सकते हैं मैटर। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मास होता है या फिर मैटर होता है, ठीक है। ये जो चार्ज होता है, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। चार्ज में 2 टाइप के होते हैं। एक हम लोग होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हम लोग होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हम लोग का नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और हम लोग होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये चार्ज में 2 तरीके होते हैं, ओके। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है
तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है, ये दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे। सिमिलरली विद नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये ग्रीन लगा पे रिपल करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमको जो लाइट चार्जेस होते हैं, लाइट चार्ज, ये हम लोग के रिपल करते हैं। लाइट चार्ज है मतलब एक जैसे चार्ज, अगर एक जैसे चार्ज है, अगर बॉडी पे या मास पर या मैटर पर अगर एक जैसे चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में हम लोग का ये जो चार्जेस होंगे वो रिपल करेंगे, ठीक है। रिपल करेंगे मतलब एक दूसरे को दूर करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, फोर्स लगाएंगे लाइट चार्जेस। अगर हम लोग अनलाइट चार्ज होगा, अनलाइट चार्ज, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइट चार्जेस होंगे तो हम लोग पे रिपल करेंगे और अनलाइट चार्जेस होंगे तो हम लोग अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइट चार्जेस बोल रहे हैं क्या मतलब है, फिर यहाँ पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाए और ये हम लोग पे नेगेटिव चार्ज हो जाए, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये होती है उनकी चार्जेस। चार्जेस क्या होते हैं, जैसे कि चार्जर में आप बता दें कि उनका प्रॉपर्टी होती है मास की या मेटल की। ऐसे कोई भी नॉलेज है, हम पे हम हो गए, ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, आप खुद हो गए, आप जिस पे लिखे वो कॉपी हो गया, जिस पे बैठे हो वो ब्रेंच हो गया, जिस पे हम वहाँ पे ब्रेंच पे लिखे वो सीट हो गया। जो भी आपके अगल बगल सराउंडिंग में है वो सारे मैटर है। और मैटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टी। इसलिए बोलते हैं कि हम लोग जो चार्ज होती है वो मैटर की प्रॉपर्टी होती है। मैटर क्या बोलते हैं, मास की प्रॉपर्टी होती है, जिसके खातिर वो किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है या किसी बॉडी को रिपल कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके ऊपर चार्ज किया है। अगर लाइट चार्ज होंगे मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल करेगा, सिमिलरली विद नेगेटिव चार्ज। अगर हम लोग पे अनलाइट चार्जेस है जैसे कि पॉजिटिव या नेगेटिव है तो हम लोग दूसरे को अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स। अब कैसे रिपल करेगा, कैसे अट्रैक्ट करेगा, तो एक फोर्स होता है, एक फोर्स होता है, एक हम लोग का फोर्स होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हम लोग के फोर्स जो होते हैं वो चार्जेस लगाते हैं एक दूसरे पे। हम लोग के फोर्स जो होते हैं वो हम लोग एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं वो हम लोग पे चार्जेस लगाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग पे रिपल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपल अट्रैक्ट, ठीक है। ये जो फोर्स का नाम है, ये चार्जेस लगा रहे हैं फोर्स, इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी जो जानकारी होगी आप ब्रीफली पढ़ेंगे क्लास 12 में, जब आप पीसीएम लेंगे तब आप इसका पढ़ेंगे। चैप्टर 1 ही है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है, ओके। और ये जो लोग आप पता है, ये जो उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे जो रिपल करना है, जो अट्रैक्ट करा है, इसी को बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब से क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि उनका पे दो चार्जेस एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है कि अट्रैक्ट करेगा रिपल करेगा, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, चाहे रिपल करे चाहे अट्रैक्ट करेगा। तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो उनका पे बताता है कौन, कूलम्ब्स लॉ बताता है, ठीक है। वो बताता है कौन, उनका बताता है कूलम्ब्स लॉ। और जो फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स लगाते हैं, मान लेते हैं ये चार्जेस हम लोग के r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों चार्जर है दूसरे जो फोर्स लगाएंगे वो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स कितना होगा ये बताता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। और जो फोर्स होता है F वो होता है वहां पे Q1 Q2 अपॉन r², ये हमको फोर्स लगता है, ठीक है। जो कूलम्ब्स लॉ बोलता है, कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है, कूलम्ब्स लॉ बताता है कि दो चार्जेस r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो दो चार्जेस एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, वो फोर्स का जो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन होता है वो लोग कूलम्ब्स लॉ बताता है, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। इनके बीच में क्या दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स, ठीक है। तो ये हम लोग कूलम्ब्स लॉ होता है। तो कूलम्ब्स लॉ हम लोग से ये बताता है, ठीक है, कि हम लोग दो चार्जेस में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये फोर्स हम लोग का अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, कि हम लोग का चार्ज कैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद नहीं रखना है, आपको हम बता दें यहाँ पे ये फोर्स कितना लगता है, ये आपको याद नहीं रखना है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 10 के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। बस आप इतना याद रखिएगा, हमको चार्जेस में फोर्स लगाते हैं, कौन सा फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। वो जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है चार्जेस पे, चार्जेस प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स मतलब पे कम हो जाएगा, ठीक है। ये फोर्स आपको याद नहीं रखना है, ये फोर्स आपको यहाँ पे
याद नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं, अब लोग पढ़ते हैं कि चार्जेस की SI यूनिट होती है, ठीक है। अब उसमें उठा लेते हैं। अब हम समझते हैं चार्ज की SI यूनिट होती है। तो हमको चार्ज की SI यूनिट होती है, और वो चार्ज है, चार्ज इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम्स, ठीक है। कैसे बोलते हैं, कूलम्स। ये जो कूलम्स हुआ दिया था ना, इन्हीं के ऊपर चार्ज की SI यूनिट रख दिया गया, ठीक है। ये कूलम्स हुआ। अब इसको डिनोट करते हैं सिंबल C से, ठीक है। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज है, तो उसको ऐसे लिखेंगे 1 कूलम, 1C यानी 1 कूलम का चार्ज है। 2 कूलम का चार्ज है 2C, 3 कूलम का चार्ज है 3C, 4 कूलम का चार्ज है 4C, n कूलम का चार्ज है तो nC लिख देंगे, ठीक है। ओके, तो ये हम लोग का SI यूनिट किसकी, चार्ज की। चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम्स होती है, ठीक है। ओके, चार्ज की SI यूनिट समझ गए, कूलम्स होती है, ठीक है। अब हम लोग पे चार्ज, हम लोग पे अब चार्ज होता कितना है, ये अब याद रखिएगा कि हम लोग पे ये चार्ज क्या है। चार्ज जैसे पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से आता है चार्ज ना, ये बताएं क्या आता है चार्ज, ठीक है। फिर ऐसे में प्रॉपर्टी मास होता है, मैटर होता है। अब चार्ज हम लोग का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है हम लोग पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो हम लोग का होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। और उसको और बेकायदे लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस, ठीक है। और उतना ही सेम चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है, जो कि होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ये प्रोटॉन पर चार्ज है। दोनों का जो चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होती है वो बराबर होती है। बस दिखाने के लिए कि उनका इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, और दिखाने के लिए कि ये जो चार्ज है ये प्रोटॉन पर है तो इसको यहाँ पे पॉजिटिव लगा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग कहाँ से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ गए, आप समझ रहे हैं, आप दिमाग लगा रहे होंगे कि हम लोग कहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ गए। तो बच्चों ने आप लोग एटम पढ़े होंगे क्लास 9 में, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे केमिस्ट्री के, एटम का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे कि एटम की डिस्कवरी हम लोग पे कौन किया था, हाँ पता है सब ना। हम लोग का एटम की डिस्कवरी कौन किया था, जॉन डाल्टन किए थे, ठीक है। ओके, तो इसके हम लोग का स्ट्रक्चर हम लोग का जे थॉमसन बताए थे हम लोग पे, ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन नामक चीज होता है। न्यूक्लियस के डिस्कवरी रेडरफोर्ड ने की थी, अब बच्चे में पढ़े होंगे आप लोगों ने क्लास 9 में। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कहाँ से आ गया, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भाई एटम से आया है, ठीक है। एटम से आया, आप लोग पढ़े ना कि एटम होता है, हम लोग यहाँ पे एक एटम होता है, यहाँ पे समझा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ समझा दे रहे हैं, हम यहाँ पे समझेंगे आप कि यहाँ पे एटम है, एटम है। मान लीजिए कि इस मार्कर में से एक हम एटम निकालते हैं, ये मार्कर है, इसमें से हम एक एटम निकालते हैं, ठीक है। और उसको ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग सेंटर में क्या होता है बताइए, ये क्या चीज है सेंटर में, ये सेंटर में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है ना, ये लोग का न्यूक्लियस है। और ये हम लोग का जो है वो लोग का सेल है, ठीक है। सेल के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर का ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल का ये मान लीजिए इनका ऑर्बिटल है, इसमें का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है प्लस उनका पे न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन होता है उनका पे रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, तो सेंटर में उनका न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिटल में। अब ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल में पे वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। जब आप पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर उनका है केमिकल बॉन्डिंग नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो वहाँ पढ़ेंगे कि उनका जो ऑर्बिटल का होता है, ऑर्बिटल में पे वो जगह होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम होती है। और उनका नोड वो जगह होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उनका पे मिनिमम होती है, या बोल सकते हैं 0 होती है, उसको बोलते हैं नोड, ठीक है। तीनों का इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग का ऑर्बिटल है, ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो चार्जेस की बात कर रहे हैं ना कि चार्जेस पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज क्या डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव जो चार्ज है वो किसको डिनोट कर रहा है, प्रोटॉन को डिनोट कर रहा है कि हम लोग का प्रोटॉन पे जो चार्ज है, प्रोटॉन पे जो चार्ज है,
ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसको डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को डिनोट कर रहा है प्रोटॉन को चार्ज कर, और प्रोटॉन कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के इनसाइड है, ठीक है। उसी तरह जो नेगेटिव चार्ज है वो डिनोट कर रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग का यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये हम लोग का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को डिनोट कर रहा है हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन को, चार्ज ऑन प्रोटॉन। एंड ये हम लोग का जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को डिनोट कर रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये खैर है इनके बाद चार्जेस की, कि चार्जेस में क्या होते हैं, पॉजिटिव दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन में जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आते कहां से, एटम के अंदर आते हैं, ठीक है। इधर पढ़ चुके हैं आप लोग। फिर लोग की चार्ज की असाइनमेंट क्या होती है, असाइनमेंट हम लोग की होती है कूलम्ब होती है, ठीक है। फिर हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, अगर इस एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो एक उस देखा गया कि उस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो हम लोग का -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब है। और प्रोटॉन पे देखा गया तो प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज पाया गया, प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब है। माइनस प्लस इसलिए नोट करते हैं कि हम लोग जो माइनस होता है वो बताता है कि उनका पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड जो उनका प्लस होता है वो बताता है उनका पे चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि चार्जेस की चार्जेस क्या क्या होते हैं। और हम लोग का चार्ज होगा फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, लाइक चार्ज होगा तो रिपल करेगा, अलग चार्ज होगा तो उनका अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ओके समझ गए इतना। और उनका जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसने दिया था, कूलम्ब्स लॉ ने दिया था, ठीक है। F = K/2 और ये फोर्स आपको याद रखना नहीं है, ठीक है। बस बता दें कि फोर्स कितना होता है, या जब क्लास 12 में जाएंगे, जब PCM लेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। अब चार्जेस हम लोग जो खेल है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आइए लोग आगे चलते हैं। हाँ तो चलिए हम शुरू करते हैं करंट। अब हम लोग समझते हैं करंट क्या होता है, ठीक। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों का इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज अवर इलेक्ट्रिक करंट, दिख रहा है, ठीक है। तो अभी तक हम पढ़ चुके चार्जेस क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो पहले इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले समझते हैं करंट होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ करंट। ये जो करंट है, कई लोग क्या सोचते हैं, अगर कभी आपको बोला जाए करंट, ताकि दिमाग में तुरंत आएगा कि हम लोग को जो वायर में हम लोग को जो फ्लो कर रहा है उस करंट की बात करें। करंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग जो आपका इलेक्ट्रिसिटी आपको घर में आ रहा है वो करंट है। करंट का ये मतलब होता है कि जब किसी भी सब्सटेंस के पास या किसी भी हम लोग पे ऐसे बोले किसी भी पार्टिकल के पास अगर टेंडेंसी होती है मूव करने की, तो उसको बोलते हैं करंट। जैसे आपने सुना होगा वाटर करंट, हम लोग सी लेवल में आता है ना, हाई टाइड, लो टाइड, ऐसे कुछ बोलता है वहाँ पे वाटर करंट हो गया। तो करंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो वायर में घर में जो वायर लगा उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट नहीं। करंट का मतलब आता है कि एनीथिंग विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो, एनीथिंग विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दिस इज कॉल्ड करंट। करंट का मतलब क्या होता है, एनीथिंग which have tendency to flow। करंट का मतलब होता है, करंट मतलब होता है कि एनीथिंग which have tendency to flow, this is the meaning of current। करंट अगर कोई बोल रहा है करंट, ताकि जहां पर तुरंत करंट की मतलब नहीं जाना चाहिए। करंट मतलब कुछ घर में लोग पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट का मतलब क्या होता है, जिसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करके। जैसे लोग पे वाटर फ्लो कर रहा है तो उसको बोलेंगे वाटर करंट है, ठीक है। हम लोग पे एयर फ्लो कर रहा है तो एयर करंट बोल सकते हैं एक प्रकार से। हम लोग फ्लो कर रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग फ्लो कर रहे हैं, मैटर करंट बोल सकते हैं। उसी तरह जब हम लोग के वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जब हम लोग के वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्लो करता है, तब उसको बोलता है इलेक्ट्रिक करंट, तब उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे जो वर्ड इलेक्ट्रिक है वो ड्राइव हुआ है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन से, याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग को जो वर्ड इलेक्ट्रिक है वो ड्राइव हुआ है फ्रॉम वर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से ये जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो करंट का मतलब हम लोग ये नहीं होता है कि वहाँ पे जो आपके वायर फ्लो कर रहा है। करंट का मतलब होता है कि एनीथिंग विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो, जैसे वहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है तो उसको बोलने के ये वाटर करंट है। कोई वहाँ पे एयर फ्लो हो रहा है तो बोलेंगे एयर करंट है। उसी तरह जब वहाँ पे वायर के अंदर हम लोग जब वायर के अंदर तार के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसको बोल देते हैं वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वर्ड है वो ड्राइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन, जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ओके, ठीक है, हो गया। अब आपको इतना पता होना चाहिए, आपको इतना पता होगा कि उनका जो एटम होता है, एटम में से उनका जो
लूज हम लोग का जो ऑर्बिटल में उनका मोशन करता है वो इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका फ्री भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसको बाइंड कर रखता है, लेकिन कुछ उनका पे एटम होता है उसमें न्यूक्लियर फोर्स वीक होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हल्का सा भी एनर्जी मिल जाएगा तो उनका को एक्साइट कर जाएगा और बाहर आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉन है जो फ्री हो गया है, या कुछ उनकी एनर्जी चाहती है इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आप जब क्लास 11 पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको। तो सिंपल सी बात याद रखिए कि हम लोग मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर हम लोग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, क्योंकि मेटल्स के अंदर हम लोग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। मेटल्स के अंदर जो हम लोग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। इसी खातिर अगर उनको हल्का सा एनर्जी मिलता है तो उनका पे फ्री हो जाते हैं, अपने जो वैलेंस ऑर्बिटल है वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। तो मेटल्स के अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ठीक है। ओके 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 ठीक है। अब समझते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता क्या पूरा। इलेक्ट्रिसिटी करंट का मतलब होता है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो इसका डेफिनेशन होगा ऐसा होगा, इसका डेफिनेशन लिखेंगे इसका डेफिनेशन ऐसा होगा, रेट एट विच चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो, rate at which charge electron flow, this is called current, okay, this is called current, rate at which charge electron flow, this is called current, okay। अब याद रखिएगा जब भी हम लोग फिजिक्स में रेट लगाते हैं तो रेट का मतलब होता है कि उस क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखिएगा जब भी वहाँ पे रेट लगाते हैं मतलब कोई भी गिवन क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं विद टाइम, ठीक है। जहाँ कहीं अगर कहीं भी फिजिक्स में अगर रेट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस क्वांटिटी को हम डिवाइड कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट से डिवाइड कर रहे हैं। तो रेट एट विच चार्ज आ रहा है, चार्ज क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, दिस इज कॉल्ड करेंट, दिस इज कॉल्ड current, rate at which charge and electron flow, this is called current, okay। तब करंट क्या होगा, करंट होगा चार्ज में दोनों तरफ सिंबल क्यू से, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे बताना भूल गए थे, सॉरी। यहाँ पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल क्यू से, ठीक है। चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल क्यू से, ठीक है। अब जो करंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा चार्ज फ्लो कर रहा है चार्ज, अब बताएं रेट है डिवाइड करें टाइम से डिवाइड करेंगे, ये हम लोग जो होगा ये फॉर्मूला बन जाएगा करंट का। तो करंट जो होता है करंट इक्वल टू क्या होता है, करंट इक्वल टू होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये होता है करंट। अब इसमें कुछ ऐसे बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। ऐसे बोल सकते हैं करंट को, या ऐसे बोल सकते हैं कि रेट एट विच इलेक्ट्रॉन फ्लो या चार्ज फ्लो, दैट इज कॉल्ड करंट। अब तुम क्वेश्चन पूछोगे इस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटॉन भी तो फ्लो कर सकता है, प्रोटॉन के बेसिस में वहाँ पे करंट आ सकता है। तो हम बोलेंगे नहीं, हम लोग का जो प्रोटॉन होता है वो उनका फ्री नहीं होता है, हम लोग का इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर बाइंड होता है विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो इसलिए उनका जो प्रोटॉन है वो होता है, उसके वजह से करंट नहीं आता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आता है, क्योंकि प्रोटॉन कभी मूव ही नहीं कर सकता है, ठीक है। प्रोटॉन कभी मूव नहीं कर सकता, अगर प्रोटॉन को मूव खाना है तो पहले तुम उसको प्रोटॉन को न्यूक्लियस में से उसको निकालो, अब न्यूक्लियस से निकालना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो प्रोटॉन मूव नहीं करता है, हमेशा उनका पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है मेटल्स के अंदर, ठीक है। ओके, टी होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यहाँ पे क्यू क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। हमेशा देखा कि जो किसी भी वायर के अंदर हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उनका करंट फ्लो करेगा, कभी भी प्रोटॉन फ्लो नहीं करता है, क्योंकि प्रोटॉन को फ्लो तभी करेगा जब हम लोग का उनका फ्री हो पाएगा। किससे फ्री हो पाएगा, न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, और कभी फ्री ही नहीं हो सकता है प्रोटॉन, तो उनका मूव ही नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है, हम लोग को जो वैलेंस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा जो कि लूजली बाउंड होगा वो तो उनका मूव, हम लोग का फ्री हो जाएगा, और जब फ्री हो जाएगा तो वायर उनका पे मूव करेगा, वायर का अंदर जब मूव करेगा तो उनका पे करंट आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये रखनी है कि उनका जो करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ देखिए यहाँ पे जो क्यू है, यहाँ पे जो क्यू है वो हम लोग का है चार्ज, यहाँ पे जो टी है वो हम लोग का है टाइम। अवर हियर इज क्यू इज अवर चार्ज एंड टी इज अवर टाइम, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है।
अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है यहाँ पर आके लिख सकते हैं, यहाँ पर आके लिख सकते हैं आप लोग कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या थी बताएं पीछे, कूलम्स थी, तो कूलम्स, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है, तो कूलम सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड जो होती है करंट की यूनिट होती है, कूलम पर सेकेंड, कूलम्स पर सेकेंड हम लोग की जो करंट होती है उसकी यूनिट होती है, कूलम्स पर सेकेंड हम लोग करंट की यूनिट होती है, ठीक है। अब इसी को हम लोग जो साइंटिस्ट लोग हैं इसी कूलम पर सेकेंड को एक नया नाम दे देते हैं जिसको बोलते हैं एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, एम्पियर, जिसको डिनोट करते हैं सिंबल ए से। तो इसी जो कूलम पर सेकेंड है इसको नया नाम दे दिया गया एम्पियर। तो ओवरऑल हम लोग बोलते हैं कि जो चार्ज अरे करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो हम लोग की एम्पियर होती है, कूलम पर सेकेंड होती है, लेकिन इसी कूलम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक लोग साइंटिस्ट है एम्पियर, उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए ये हम लोग को रख दिया गया, ठीक है। तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, करंट का फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है। और यहाँ देखिएगा हमको जो यहाँ पर नीचे टाइम रखिएगा वो टाइम को सेकंड में रखिएगा, ठीक है। अगर आर में दिया होगा तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करके उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा उनका जो टाइम होगा वो उनका सेकंड में होता है, ठीक है। टाइम इज ऑलवेज इन सेकंड, ओके, दिस इज अवर एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, ठीक है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। हम लोग जो करंट होता है, हमको जो करंट होता है ये हम लोग का एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ऐसे तो अगर सही, अगर हम लोग सही आपसे अगर झूठ ना बोले, अगर सही बोले तो करंट हम लोग का टेंसर क्वांटिटी होता है। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है टेंसर क्वांटिटी। तो करंट हम लोग का टेंसर क्वांटिटी होता है, लेकिन अभी आप में उतना नहीं है कि टेंसर क्वांटिटी क्या है। तो हम बता दे रहे हैं कि आप लोग जो करंट है सिंपल भाषा में, करंट हम लोग का एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या आप लिख दीजिए करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे बात याद रखिएगा कि हमका जो चार्ज होता है, चार्ज भी हम लोगों का स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज भी हम लोग का स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग की जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है, करंट हम वहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर बोलते हैं। तो ये होती है उनकी करंट की पूरी डिफिनेशन, ठीक है। अब करंट का मतलब अगर समझा जाए मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग का एक हम लोग ये कंडक्टर है, कंडक्टर यानी सिंपल से समझिए मतलब वायर जो कि करंट को कंडक्ट करे, ठीक है। अब लकड़ी तो लकड़ी ही होता है, वो करंट को तो कंडक्ट नहीं करेगा, जो सूखी लकड़ी होती है। तो ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कंडक्टर, और ऐसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं उनको बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, ये सब इंसुलेटर होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन मेटल्स हो गए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वाटर हो गया वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि मान लीजिए उनका भी कंडक्टर है और इसका मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया हम निकालते हैं, जो यहाँ पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा। तो इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने इलेक्ट्रॉनों को मूव करते हैं पर सेकेंड, पर सेकेंड मतलब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन का मूव करते हैं, इसी चीज को बोलते हैं करंट। कि उनका पे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इतने सेकंड में, तो उतना ही उनका पे करंट बनेगा, जो कि यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बना है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को बाहर निकाले, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम लोग यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बाहर निकलेंगे पर सेकेंड, दिस इज कॉल्ड करंट आई। और करंट को नोट करते सिंबल आई से, ठीक है। ये मतलब होता है किसका, ये मतलब हम लोग होता है करंट का। तो आई होप आप करंट मतलब समझ गए क्या होता है, कि हम लोग करंट होता है कि रेट एट विच चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्लो, दिस इज कॉल्ड करंट। अब किसी करंट फ्लो कंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू होता है चार्ज, क्यू होता है टाइम। चार्ज को रखेंगे हम कूलम्स में, टाइम को रखेंगे हम यहाँ पे सेकंड में, इसकी एसआई उनका एम्पियर होती है, ये हम लोग का एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और याद रखिएगा हमको जो चार्जेस होते हैं ये भी हम लोग का स्केलर क्वांटिटी होते हैं, और चार्ज नोट करते हैं सिंपल क्यू से, ठीक है। तभी तक जितना भी हम लोग का व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए एंड हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू हम आपको बताएंगे।
ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पे एक आपको और बात बता दें कि वहाँ पे जो करंट मूव करता है वो करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। करंट के पास क्या होता है, करंट के वहाँ पे डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। अब करंट के डायरेक्शन क्या होता है, करंट डायरेक्शन याद रखिएगा। करंट का डायरेक्शन वहाँ पे यहाँ कहाँ पे ये भी लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको यहाँ पे हम लोग मिटा दे रहे हैं। इसको लिख लीजिएगा, जो चार्ज होता है उसको स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। हम लोग जो करंट होता है, करंट की जो डायरेक्शन होती है, करंट का जो हम लोग का डायरेक्शन होता है, करंट का जो डायरेक्शन होता है, अगर हम लोग का इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट हम लोग का ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग का ऐसे फ्लो कर रहा है पीछे के डायरेक्शन में, तो करंट हम लोग का पे ऐसे फ्लो करेगा आगे के डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग का करंट फ्लो कर रहा है। जिस डायरेक्शन में हम लोग पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग का करंट जो होता है फ्लो करता है। यानी करंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हम लोग का होता है अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर दिख नहीं रहा तो हम बोल दे रहे हैं कि हमको जो करंट का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन का ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट हम लोग पे ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे, करंट ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे, करंट ऐसे, मतलब करंट के इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ठीक है, ओके, बढ़िया, एकदम ठीक है। तो आइए हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं। ये याद रखिए करंट के बारे में क्या होता है, करंट क्या होता है, ठीक है। अब आता है हम लोग करंट का डायरेक्शन याद रखिए, ये इलेक्ट्रॉन के अनुसार अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि उनका जो करंट है एक टेंसर क्वांटिटी है। क्योंकि देखिए हम लोग पे करंट के पास डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन है ना, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन भी है, लेकिन उनका इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में फ्लो कर रहा है। तो करंट के पास डायरेक्शन भी है, क्या कर रहे हैं हम, सॉरी, करंट के पास डायरेक्शन भी है और करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है। करंट के पास डायरेक्शन भी है और करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन चूंकि हम लोग करंट के पास ये दोनों है, डायरेक्शन भी है और उनका मैग्नीट्यूड भी है, तब पर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, क्योंकि इनका वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करती है। क्लास में पढ़ेंगे वेक्टर लॉ क्या होता है, ठीक है। जो करंट होती है वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, तो इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। लेकिन अगर आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो आप ऐसा समझिए कि हमको जो करंट है वो हम लोग पे स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हालांकि इसके पास डायरेक्शन है, ठीक है, एग्री कर डायरेक्शन है, लेकिन हम लोग पे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर लिखवाने चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि करंट हम पे टेंसर क्वांटिटी, अगर अच्छे से देखा जाए तो करंट वहां पे ये टेंसर क्वांटिटी होती है। करंट हम पे टेंसर क्वांटिटी होती है, बढ़िया एकदम, ठीक है। अब आइए हम आगे चलते हैं और इस पे कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जहां पढ़े हैं इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन भी लाए हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। हम लोग का सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन पूछा है। सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन क्या पूछा है, सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन पूछा है कि एन इलेक्ट्रिक सोर्स है, एक लोग का इलेक्ट्रिक सोर्स है, कैन सप्लाई चार्ज ऑफ 500 कूलम। मतलब चार्ज को हम सप्लाई कर रहा है, एक लोग पे कोई इलेक्ट्रिक सोर्स है जो कि पे चार्ज को सप्लाई कर रहा है। वो चार्ज कितना दे चुका है, वो चार्ज दे चुका है 500 कूलम, 500 कूलम्स, ठीक है। एक लोग पे चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक सोर्स है जो कि पे सप्लाई कर रहा है चार्ज 500 कूलम। इफ द करंट ड्रॉन बाय डिवाइस 25 मिली एम्पियर, आगे हम लोग करंट दे चुका है 25 मिली एम्पियर। वो जो इलेक्ट्रिक सोर्स है वो लोग पे चार्ज ड्रॉन कर रहा है 500 कूलम और उस चार्ज जो फ्लो कर रहा है तो उस समय का जो करंट बन रहा है वो 25 मिली एम्पियर बन रहा है, ठीक है, मिली एम्पियर बन रहा है, ठीक है। तो पता करना है कि फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली। और मुझे वो समय पता करना है जिस समय पर जो इलेक्ट्रिक सोर्स हो उन लोग पे डिस्चार्ज हो जाए, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए। तो मुझे ओवर टाइम पता करना है कि टाइम कितना होगा, ठीक है, टाइम कितना वहां पे होगा। ये सिंपल बात पता करनी है, ठीक है, सिंपल पता करनी है, ठीक है।
क्या है फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे I इक्वल टू क्यू बाई टी, I इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पर करंट दे चुका है 25 मिली एम्पियर, चार्ज दे चुका है 500 ग्राम। अब टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम में वो जो इलेक्ट्रिक सोर्स है वो इलेक्ट्रिक सोर्स कितने टाइम में डिस्चार्ज होगा, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है कुछ इस तरह। तो क्वेश्चन करने से पहले समझते हैं कि मिली एम्पियर क्या होता है। जैसे वहाँ पे एसआई के पढ़े ना, एसआई होती है करंट के एम्पियर, तो एक होता है मिली एम्पियर। मिली 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 का मतलब होता है एक मिली में 10⁻³ होता है, 1 मिली इक्वल टू 10⁻³। उसी तरह का एक होता है माइक्रो, माइक्रो उसको नोट करते हैं सिंबल न्यू से। ये होता है एम, ये होता है न्यू, इसको बोलते हैं न्यू न्यू, ठीक है, न्यू बोलो न्यू बोलो न्यू न्यू न्यू, ठीक है। ये होता है एक माइक्रोन होता है 10⁻⁶, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पे 25 मिली एम्पियर दिया गया है, तो अगर इसको एम्पियर में कन्वर्ट करें तो एक मिली में होता है 10⁻³ तो 25 मिली में हो जाएगा 10⁻³ इंटू 25, ठीक है। तो इतना लोग करंट दे चुका है। तो करंट कितना हो गया, करंट हम लोग का हो गया 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मिली एम्पियर से एम्पियर में घट चुके हैं। उससे क्या होगा, क्वेश्चन आपको माइक्रो एम्पियर दे देगा, माइक्रो एम्पियर दे देगा, जहाँ पे आपको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी लगा देंगे। अब समय पूछ रहा है कि समय कितना होगा, तो समय निकालने के लिए टी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कितना, क्यू बाई आई, टाइम निकलेगा क्यू दे चुका है 500, तो 500 लिख देंगे। और करंट दे चुका है हमको 25 इंटू 3, तो 25 इंटू 10⁻³ और जो भी आएगा वो लोग पे सेकंड में आएगा, ठीक है, सेकंड में आएगा, ठीक है। और उसे कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 5 5 5 5 25, ये हम लोग ऊपर जाएगा तो ये लोग बचेगा कितना 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5, 5 से काटेंगे 5 5 5 5 2 10, ये 20। तो हम लोग समय निकलेगा 2 इंटू 10⁻⁴, क्या बोलेंगे इसको लिखेंगे 20 1 2 3 सेकेंड। इतना लोग समय लिखेगा 20,000 सेकेंड। तो क्वेश्चन देखे सही है आंसर, हाँ। तो इसके आंसर में कितना आ रहा है, आंसर 20,000 सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो आंसर में ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप चार्ज दे दिया था, करंट दे दिया था, अब जब समय निकालना, समय आप रखते हैं निकाला था, बस आप यूनिट समझ रखना चाहिए ताकि यहाँ पे जो मिली होगा 1 मिली में 10⁻³ होता है। अब 3 मीटर होता है, यहाँ पे करंट चूंकि आप करंट रख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। इतना यहाँ देखिए कि हमको 1 मिली में 10⁻³ होता है और 1 माइक्रो में 10⁻�6 होता है। मिली माइक्रो में खिलेगा, आपके सिलेबस में इतना ही है, ज्यादा नहीं खिलेगा वो, ठीक है, इतना ही खिलेगा। ठीक क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा CBSE 2024 में पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं और समझते हैं आगे के टॉपिक्स, ठीक है। आगे के टॉपिक्स को लोग पे समझते हैं। ओके, चलिए समझते हैं। चलिए, बढ़िया एकदम दिख रहा है अच्छे से हम, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है। अब हम लोग चार्ज पढ़ेंगे, चार्जेस क्या होते हैं, करंट पढ़ लिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट के असाइनमेंट कर लिए, उस पर क्वेश्चन कर लिए। अब आगे समझते हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बस याद रखिएगा, जब भी हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो किसी दो वैल्यू के बीच में निकालते हैं। जैसे अगर डिफरेंस निकालना हो तो अगर मान लीजिए डिफरेंस निकालना हो, मेरे में डिफरेंस, अगर मेरे और आप में अंतर निकालना हो तो कम से कम 2 लोग लगेंगे ना, कम से कम 2 व्यक्ति आएगा या 2 पीपल आएंगे तभी उसमें डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, अकेले में हम कभी भी डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जो डिफरेंस निकलता है किसी 2 वैल्यू या फिर किसी 2 पॉइंट के बीच में निकलता है हमेशा डिफरेंस। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है कि किन्हीं 2 पॉइंट का बीच का पोटेंशियल कितना है, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है। बीच का मतलब डिफरेंस होगा, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता नहीं है, ये होता है
amount of work done to bring charges from amount of work done to bring charges from one point to another point. Amount of work done to bring charges from charges यानी कि Q from one point to another point called potential difference. तो हमने का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन होगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्जेस Q फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. क्या बोला मान लीजिए एक पॉइंट होता है ये है, एक पॉइंट होगा पे B है, कोई स्पेस है, स्पेस में एक पॉइंट A है, एक पॉइंट होगा A है और दूसरा पॉइंट होगा पे B है, पॉइंट B है, ठीक है. और इस पॉइंट B पे हम लोग का एक चार्ज रखा है Q, ठीक है, चार्ज रखा है, एक पॉइंट पे Q रखा है चार्ज. और इस पॉइंट पे लोगों का चार्ज रखा है कितना, इस पॉइंट पे लोगों का चार्ज रखा है हमारे इसमें Q. ओके बढ़िया, ठीक है. इस पॉइंट पे चार्ज रखा है Q और इस पॉइंट पे चार्ज रखा है Q, ठीक है. इसको बोल देते हैं Q1, इसको बोल देते हैं Q2, ठीक है. Q1 रखा है पॉइंट A पे और Q2 रखा है पॉइंट B पे, ठीक है. Q1 रखा है उनका पॉइंट A पे और Q2 रखा है पॉइंट B पे. अब क्या पड़े, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना हम लोग को काम करना पड़ेगा टू ब्रिंग अ चार्ज, किसी एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे ले जाने पर, किसी भी चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे ले जाने पर कितना हमको काम करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. मान लीजिए पॉइंट B से पॉइंट A पे लोग चार्ज ले जा रहे हैं, पॉइंट B से पॉइंट A पे चार्ज ले जा रहे हैं, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू W/Q. जैसे करंट कहता है Q/T, उससे पोटेंशियल जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है W/Q, ठीक है. याद रखिए हम जो पोटेंशियल होता है उसको डिनोट करते हैं सिंबल V से, ठीक है, सिंबल V से डिनोट करते हैं, ठीक है. ओके, और ये भी जो पोटेंशियल होता है ये दोनों का स्केलर क्वांटिटी होता है, ये हम लोग का स्केलर क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है. और इसकी जो SI यूनिट होती है, वो होती है वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस हो गया या पोटेंशियल हो गया या फिर वोल्टेज है, कई टर्म्स सुनेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, सभी का हम लोग जो SI यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, ठीक है. एक साइंटिस्ट है वोल्टा, उन्हीं के नाम पर रखा गया है वोल्ट, ठीक है. तो वोल्ट, तो उन लोग का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. अगर पॉइंट B से पॉइंट A पर चार्ज ले जाएंगे तो हमको काम करना पड़ेगा. काम क्यों करना पड़ेगा कि अगर Q2 को अगर Q1 के पास ले जाएंगे तो ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, एक दूसरे को जब Q2 को इसको पकड़ के रखते हैं, इसको यहाँ पे पकड़ लिए हैं, पॉइंट A पे जो चार्ज है उसको पकड़ लिए और पॉइंट B से जो चार्ज उसको ले जा रहे हैं, और जब ले जाएंगे तो जैसे जैसे पास आएंगे वैसे उनका पे फोर्स महसूस होगा जो कि ये एक्सर्ट कर होगा इस चार्ज पे, जो कि होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और ये जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, बिकॉज यहाँ पे लाइक चार्जेस है, अभी बताए थे पीछे कि लाइक चार्जेस रिपल करते हैं. तो जो पॉइंट A पे जो चार्ज था उसको पकड़ लिए हैं और पॉइंट B पे जो चार्ज है Q2 उसका भी A पे ले जा रहे हैं, और जब A पे ले जाएंगे यहाँ से पढ़ के यहाँ पे इसको यहाँ पे ले जा रहे हैं, जैसे लोग चार्ज को ऐसे ले जाएंगे जैसे पास आएगा हम लोग को अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, इस चार्ज को इस पॉइंट लाने पर अधिक फोर्स लगाना पड़ रहा है, यानी वहाँ पे काम करना पड़ रहा है वगैरह. तो यही हम लोग का वर्कडन होता है कि वर्कडन लोग कितना किए हैं किसी भी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने पर, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. तो अगर इसको यहाँ पे लिखा जाए तो वर्ड लिखने का तरीका क्या होता है, वर्ड लिखने का हम लोग तरीका होता है वर्क डन, याद रखिएगा वर्ड लिखने का तरीका होता है वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट B से कहाँ जा रहे हैं, B से हम एक तरफ जा रहे हैं, तो B to A डिवाइडेड बाई चार्ज, कितना चार्ज ले जा रहे हैं, यहाँ पे Q2 चार्ज ले जा रहे हैं, यहाँ पे Q2 बोल सकते हैं Q2,
जो चार्ज जाएंगे उसके नीचे मैग्नीट्यूड रख देंगे जो चार्ज ले जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। क्या मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, पॉइंट ए पर Q1 चार्ज है, पॉइंट बी पर Q2 चार्ज है। अब इस Q2 को हमको Q1 के पास ले जाना है, तो Q2 को Q1 के पास ले जाने में कितना काम किए हैं डिवाइडेड बाई चार्ज, जो चार्ज ले जा रहे हैं उसी को बोल देंगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यह होता है, ठीक है। ये मतलब होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का, ओके। अब इस पर छोटा सा क्वेश्चन पूछा, छोटा सा क्वेश्चन कैसे पूछता है कि मान लीजिए कि एक पॉइंट हम लोग पे है, एक पॉइंट होगा ए है और एक पॉइंट होगा पे बी है, एक पॉइंट होगा ए और एक पॉइंट होगा पे बी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे होगा चार्ज है, मान लीजिए होगा हम लोग का चार्ज होगा 12 कूलम है और यहाँ पे चार्ज होगा पे 5 कूलम है, 12 कूलम पे 5 कूलम है, ठीक है। अब इस चार्ज को यहाँ से उठा करके हम लोग यहाँ पे ले जा रहे हैं, पॉइंट बी से पॉइंट ए पे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पता करना है कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा उसको निकाल दिखा दे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाय चार्ज Q2। अब इसको कैसे लिखते हैं? लिखेंगे ये जो कि फाइनल है, ये इनिशियल है, तो फिर ऐसे लिखेंगे वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाय क्या नाम इसका Q2। अब Q2 ले आ रहे हैं, यहाँ पे Q2 है 5 कूलम है, 5 कूलम क्या लिखना बदलेंगे 5 कूलम, यहाँ पे 12 कूलम है, ठीक है, 12 कूलम 5 कूलम। तो यहाँ से यहाँ पे ले जा रहे हैं और यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ ले आए, तो हमको जो वर्क डन करना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ पे ले रहे समय हम लोग जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो मान लीजिए वर्क डन करना पड़ रहा है और वहाँ पे 7 जूल का हम लोग वर्क डन कर रहे हैं। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पे ले गए, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ ले जाए तो उनका वर्क डन जो करना पड़ा है 7 जूल करना पड़ा है। तो पूछा है क्वेश्चन कि इस पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा वहाँ पे वर्क डन क्या दे चुका है, वर्क डन दे चुका वहाँ पे है 7 जूल और चार्ज कौन से जा रहे हैं 5 कूलम ले जा रहे हैं। एक मिनट, हाँ 7 जूल ले जा रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं जो वर्क डन लग रहा है वो 7 जूल लग रहा है, ठीक है, 7 जूल लग रहा है। और यहाँ पे वहाँ पे जो चार्ज है वो 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों का 7 बचे 7.5 हम लोग पे वोल्ट आएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कभी भी पूछ लेता है कि हमको वर्क डन निकाल देता हो, जैसे यहाँ पोटेंशियल निकाल लीजिए, पोटेंशियल का 7.5 वोल्ट है। और कभी कभी क्या होता है हमको पोटेंशियल वो बताओ, वोल्ट बताओ, ठीक है, वी माइनस वी बताओ, वीबी माइनस वी वीबी माइनस वी ये वीबी फाइनल सॉरी इनिशियल ये है, इनिशियल ये था, फाइनल ये था, मतलब इनिशियल में से फाइनल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, जैसे लिखेंगे वीबी माइनस वी इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाय चार्ज Q, ठीक है। वीबी माइनस वी इक्वल टू वी माइनस ए बाई Q, ओके। बढ़िया एकदम, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। बड़ा कॉलम यहाँ था टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 7 जूल है, अब वहाँ पे 5.5 है। और कभी क्वेश्चन पूछता है कि वहाँ पे वर्क डन बताओ कि वर्क डन कितना होगा, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं इसका वर्क डन बताओ क्या कितना होगा, ठीक है। तो वर्क डन का सिंपल तरीका होता है, वर्क डन का सिंपल तरीका होता है कि यहाँ पे क्यूब यहाँ भेज दीजिए, तो क्यूब यहाँ भेजेंगे क्या निकलेगा यहाँ पे वीबी माइनस वी ए इंटू Q इक्वल टू W, वी माइनस वी ए इंटू Q इक्वल टू W। तो ये हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, ये हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओके। तो ये हम लोग का होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इससे अगर और एक क्वेश्चन किया जाए तो एक उस पर एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसको डाल दें, इसको लिख लीजिए आप, इसको लिख लीजिए और इसमें नया क्वेश्चन क्या होगा, मान लीजिए वहां पर नया क्वेश्चन आते हैं।
अब बस क्वेश्चन देखते जाएगा, आप क्वेश्चन को देखते जाइए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था कि अगर आपको वर्क निकालना है तो बी, मान लीजिए उनका पॉइंट ए है और उनका पॉइंट बी है, पॉइंट बी से पॉइंट ए पे ले जा रहा है, इनिशियल ये था फाइनल ये था, तो डिफरेंस निकालेंगे हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो इस मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है और इस पॉइंट का पोटेंशियल बी भी है, तो इनिशियल ये पॉइंट था, फाइनल ये पॉइंट है, अब यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो ये फाइनल हुआ, ये इनिशियल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल कहाँ पर आप गए, यहाँ पे गए, तो इनिशियल ये है और फाइनल ये है। तो वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, वो जो चार्ज आप ले गए हैं यहाँ से, मान लीजिए कि इस पॉइंट से पॉइंट आप चार्ज क्यों ले गए, तो क्यों निकल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है आपको, ये मान लीजिए सिंपल इसी तरह ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट होगा बी है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए 12 है, इस 12 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए 5 वोल्ट है, ठीक है, 5 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, ओके 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 ओके। तो पहले पता कीजिए कि आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ से आप उसको यहाँ पे ले जा रहे हैं, यहाँ से आप इसको यहाँ पे ले जा रहे हैं चार्ज को, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। पता कीजिए यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पहला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे आप 5 कूलम का अगर आप चार्ज ले जा रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। दूसरा क्वेश्चन ये है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस पता कीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, और दूसरा क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे वर्क डन पता कीजिए कि वर्क डन कितना होगा 5 कूलम को चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए में ले जाने से, ठीक है। ये पता कीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। जब आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो यहाँ पर आई होप आप कर चुके होंगे, इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आने कि 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो इनिशियल पॉइंट हमेशा ऐसे टाइप क्वेश्चन करना था। अब ऐसे पढ़ रही कि आप पहले कहाँ थे अब कहाँ पहुंच गए, मतलब इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं। तो इनिशियली आप पॉइंट बी पे थे और फाइनली आप पॉइंट ए पे चले गए। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो होगा बराबर होगा इसके फाइनल माइनस इनिशियल के, ठीक है। तो फाइनल क्या है, ये पॉइंट है और ये क्या है माइनस इनिशियल पॉइंट क्या था, बी भी था। जब निकालेंगे तो बी निकल जाएगा 12, बी भी निकल जाएगा, बी भी हम लोग को दे चुका 5। इस पॉइंट के दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो निकलेगा वहां पे 7 वोल्ट। यहाँ पे जो बी बी माइनस बी निकलेगा, सॉरी बी ए माइनस बी बी निकलेगा, वो निकलेगा 7 वोल्ट। यहाँ देख सकते हैं कि जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। कितने से 7 वोल्ट से क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। यहाँ से जब यहाँ मुश्किल था आपके यहाँ पे 7 वोल्ट बढ़ गया, ठीक है, ओके ओके। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू 7 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। अब आपको निकालना है कि जब आप 5 कूलम का चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं तो कितना वर्क डन करेंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल ये था, वर्क डन फॉर्मूला ये था वहाँ पे, बी से भी वर्क डन यहाँ पे। अब वर्क डन निकालना है तो क्यू इधर भेज दीजिए। यहाँ पे जो वर्क डन निकलेगा, यहाँ पे जो वर्क डन निकलेगा टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, यहाँ पे जो वर्क डन निकलेगा वो वर्क डन निकलेगा क्यू इंटू बी ए माइनस डी बी। तो वर्क डन निकलेगा फ्रॉम बी टू ए, वो निकलेगा क्यू। अब कितना चार्ज जा रहे हैं, 5 कूलम का चार्ज, 5 कूलम का चार्ज जा रहे हैं, तो देंगे 5। बी ए कितना है 12, अब बी एम आर निकाल चुके हैं, बी एम आर निकाल चुके हैं जो क्या है 7 वोल्ट, 7 रख देंगे। यहाँ पे जो वर्क डन करना पड़ेगा फ्रॉम टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, और चार्ज कितना 5 कूलम वो करना पड़ेगा। और वो कहाँ पे 5 समझा 35 और वर्क का यूनिट वर्क का साइन जूल होता है, जूल। तो 35 जूल का हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा 5 कूलम के चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ले जाने के लिए, ठीक है। हम लोग पे ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, 5 कूलम का चार्ज यहाँ पे, तो 5 कूलम का चार्ज को यहाँ से बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ले जाने के लिए हमको 35 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। और दोनों पार्टी बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वहाँ पे 7 वोल्ट है। तो यहाँ से यहाँ मूव किया तो पोटेंशियल बढ़ गया। उसी तरह अगर जब हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे
60 वोल्ट से घट जाएगा। यानी अगर यहाँ पे अगर आप VB माइनस वे निकालेंगे, VB माइनस ये निकालेंगे तो आपका आएगा -7 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल गेन हुआ है जब पॉइंट ए टू पॉइंट बी से पॉइंट ए मूव किए हैं। अगर जब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि आप देख सकते हैं कि पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो कम है और पॉइंट ए का पोटेंशियल जो है वो हाई है। पॉइंट बी का पोटेंशियल 5 वोल्ट है और पॉइंट ए का पोटेंशियल 12 वोल्ट है। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल कम है, पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल और इसको बोलते हैं HP यानी कि हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल एंड हायर पोटेंशियल। जिस पॉइंट का पोटेंशियल कम होता है उसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल, जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग पूरा जो खेल है हम लोग पूरा खेलों का पोटेंशियल डिफरेंस का क्या देखिएगा। पहली बात पेमेंट क्या बात है कि हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किन्हीं 2 पॉइंट के बीच से निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आता है किन्हीं 2 पॉइंट के बीच से निकालते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं कितने कैसे है कि बी पॉइंट ए पॉइंट ए, अब बी से ए पे जाइए या ए से बी पे जाइए। फाइनल माइनस हमेशा इनिशियल करना, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। अब ए था ए से और बी पे, मान लीजिए अगर आप ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, अब ए से अगर बी पे जा रहे हैं तो आपके यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इनिशियल पॉइंट अब ये हो गया और फाइनल पॉइंट अपने यहाँ ये हो गया, इनिशियल ये हो गया, फाइनल ये हो गया। तो अब बी माइनस अब बी ए माइनस ऊपर लिखिएगा, जैसे यहाँ पे बी ए माइनस बी लिखते हैं। आपको दिख रहा है कि आप कहाँ से कहाँ चल रहे हैं। तो फाइनल आप ये है तो आप ऐसे लिखेंगे BB इनिशियल ये था माइनस BA, इस तरह लिखेंगे BB माइनस BA। ठीक है, ये तो पूरा फिर पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम लोग का चार्जेस कैसे निकालेंगे, वर्क डन करना पड़ता है वर्क डन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके 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 बड़े एकदम। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसकी जो SI यूनिट, ये हम लोग SI यूनिट क्या होती है, इसके SI यूनिट हम लोग होती है वोल्ट। इसकी जो SI यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वो होती है वोल्ट। और ये हम लोग का एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमेशा देखिएगा दिमाग में पढ़ लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज फाइंड बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, ये हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस का खेल। ठीक है, ओके 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 चलिए। हाँ, एक और इसका डेफिनेशन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का एक और डेफिनेशन होता है। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का एक डेफिनेशन होगा बड़ा वाला, एक छोटा डेफिनेशन होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेसिकली होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। ये हम लोग का एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर इसको जैसे कंपेयर करेंगे साइन से, तो एक तो इसकी वोल्ट होती है, दूसरा आप इसको लिख सकते हैं क्या, दूसरा आप इसको वोल्ट पे लिख सकते हैं क्या, ऊपर देखिए वोल्ट है, इसको भी जो नोट करते हैं W/Q। W की जो साइन यूनिट होती है वो होती है J और Q की होती है कूलम। चार्ज की साइन होती है कूलम और वर्क डन की साइन होती है जूल्स। तो मिला देंगे तो हमको जो वोल्ट की जो साइन उठाएगी वो आती है जूल पर कूलम। इसी को बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, जूल पर कूलम, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं वोल्ट। जूल पर कूलम दिस इज कॉल्ड वोल्ट। ओके, ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं मैजिक। हाँ, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अब हम लोग किसी भी वायर के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है। ये सबसे पहले करंट होता है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब समझते हैं किसी भी वायर के अंदर कैसे हम लोग करंट फ्लो करता है। हाउ करंट फ्लो, हाउ करंट फ्लो, हाउ करंट फ्लो, करंट हमारा कैसे फ्लो होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कोई भी वायर है, मान लीजिए मेरा एक वायर है, दिस इज वायर, तो कोई भी अगर हम लोग का वायर है तो उसमें करंट आई हम लोग तभी फ्लो करेगा जब दोनों वायर के एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या बोले कि किसी भी वायर के अंदर करंट हम लोग का तभी फ्लो करता है जब उस वायर के अक्रॉस या वायर के एंड के अक्रॉस
हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम लोग करंट फ्लो करेगा। ये आप बात गौर करके देख लीजिए, क्योंकि ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात आपको क्लास 10 और साथ साथ में क्लास 12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी 3rd चैप्टर के लिए भी इम्पोर्टेंस है। कि किसी भी वायर के अंदर करंट तभी फ्लो करता है जब उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस में 2 पॉइंट के बीच के क्रॉस निकालते हैं। तो एक ये पॉइंट मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और एक ये पॉइंट मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस V भी है। एक ये पॉइंट मान लीजिए ये वाला स्टार के इधर वाला छोर और स्टार के उधर वाला छोर का पोटेंशियल डिफरेंस V भी है। तो किसी भी वायर में करंट तभी फ्लो करेगा जब उस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब VA माइनस VB कुछ हम लोग का आएगा, ये जीरो नहीं है, ये कुछ तो आएगा ना, तभी हम लोग करंट फ्लो करेगा। अगर VA माइनस VB करने पर अगर हम लोगों का जीरो आता है तो हालांकि आप बैटरी लगा कर रखे हैं, लेकिन VA माइनस VB अगर जीरो आता है तो करंट हमका फ्लो ही नहीं करेगा। करंट नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं करेगा, समझे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये वायर है और इस वायर के इसमें इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है और यहाँ पोटेंशियल वहां पे 7 वोल्ट है। ठीक है, ओके ये हम लोग 4 वोल्ट। अगर इस पॉइंट मान लीजिए VA है और इस पॉइंट पोटेंशियल VB है, अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट यहाँ तभी फ्लो करेगा जब इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं VA माइनस VB करते हैं। अगर VB माइनस VB कीजिए, VB माइनस VA करेंगे तो V होती है 7 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 2 वोल्ट। तो इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट का है। जब करंट मूव करेगा तो उसको 5 और 7 नहीं दिखेगा, याद रखिएगा। जब करंट यहाँ से मूव करेगा, करंट कहाँ से मूव करेगा, याद रखिएगा। आपकी चीज बताते रहे कि हम लोग जो करंट होता है, हम लोग का जो करंट होता है वो हम लोग का फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। करंट जो होता है, करंट हम लोग का जो होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये जो बात है, ये बात मेरे को बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हम लोग का फ्लो करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। हम लोग जो करंट होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो हम क्या बात बता रहे थे, तो देखिए करंट हम लोग करेगा हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। और जो किसी भी वायर में हम लोग को जो करंट फ्लो करता है, जब किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो करंट ये नहीं दिखता है कि यहाँ पे 7 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, वो ओवरऑल दिखता है कि कितना वोल्ट है मूव करने के लिए। क्या बोले जब करंट हम लोग मूव करता है तो ये नहीं देता कि इस एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, इस एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। करंट वो नहीं देता है, करंट ओवरऑल दिखता है कि हम लोग को ओवरऑल पोटेंशियल कितना बच रहा है डिफरेंस के बाद। तो यहाँ पे 7 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, डिफरेंस के बाद में 2 वोल्ट बच रहा है, 2 वोल्ट बच रहा है। तो करंट रहेगा हम लोग का इस वायर के अक्रॉस ओवरऑल जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 2 वोल्ट है। अब क्या बोलते करंट हम लोग का जो होगा वो करंट, अब जो क्वेश्चन आता है करंट कहाँ से फ्लो होगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा कि यहाँ से फ्लो करेगा। क्वेश्चन आएगा दिमाग में ना, करंट हम लोग कहाँ से फ्लो करेगा। अब इतना बच रहा है कि हाँ ठीक है इस वायर में करंट फ्लो करेगा क्योंकि इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि 2 वोल्ट का है। अब क्वेश्चन आता है करंट हम लोग किस डायरेक्शन से फ्लो करेगा, करंट हम लोग इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा कि इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा। तो अभी हम क्या लिखे हैं, अभी मैंने लिखेंगे करंट जो होता है फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो 5 वोल्ट और 7 वोल्ट से हायर पोटेंशियल क्या है, 5 और 7 से कौन बड़ा है, 7 है, 7 हायर पोटेंशियल पे। तो करंट हम लोग यहाँ पे आई इधर से फ्लो करेगा, इधर से फ्लो नहीं करेगा। तो करंट जो होगा हम लोग आई वो इधर से इधर की तरफ फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल, ये लोग का
साथ ही इनका HP पे है, HP यानी कि हायर पोटेंशियल, और ये लोअर पोटेंशियल यहाँ पे LP पे है। HP हम लोग का 7 वोल्ट है वो HP पर है, HP यानी कि हायर पोटेंशियल पे, और जो 5 वोल्ट है वो हम लोग का लोअर पोटेंशियल यानी LP पे है। तो हमेशा देखिएगा जो करंट होगा वो फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल ये, लोअर पोटेंशियल ये, हायर टू लोअर फ्लो करेगा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेगा, तो यहाँ पे याद रखिए इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, तो लोअर पोटेंशियल ये लोग ये है, हायर पोटेंशियल ये है, तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे फ्लो कर जाएगा। और अभी पीछे हम बताए हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है, और यहाँ पे क्लियर भी हो रहा है, ये यहाँ पे देखिए क्लियर भी हो रहा है कि करंट हम लोग का हायर टू लोअर मूव कर रहा है, हायर टू लोअर, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे लोअर टू हायर मूव कर रहा है, लोअर टू हायर मूव कर रहा है, यानी करंट हम लोग का ऐसे मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है। और यहाँ पे पीछे बता भी चुके हैं कि हम लोग का जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करता है। फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज opposite to the motion of to the flow of electron. Flow of current is always opposite to the flow of electron, यहाँ पे देख सकते हैं। तो करंट हम लोग का किसी भी वायर के अंदर क्यों मूव करता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, करंट हम लोग किसी भी वायर के अंदर फ्लो ऐसे करता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी वायर के अंदर हम लोग करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी वायर के अंदर हम लोग करंट इसलिए फ्लो करता है। और याद रखिए करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, करंट मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, HP टू LP, और इलेक्ट्रॉन होता है मूव करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, LP टू HP। और देख सकते हैं यहाँ पे करंट और इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो करने का डायरेक्शन है वो अपोजिट है, जो आपको पीछे बता चुके हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि वहाँ पे क्यों किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है, तो यहाँ बता देगा बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ याद रखिए जब करंट फ्लो करता है तो वो ओवरऑल पोटेंशियल लिखता है। यहाँ पे करंट को जब करंट यहाँ से 7 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ जाएगा तो करंट को 7 वोल्ट नहीं लिखेगा, करंट को 5 वोल्ट नहीं लिखेगा, इसको ओवरऑल लिखेगा। इसको ओवरऑल इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल ये वहाँ पे कितना है 2 वोल्ट है। तो करंट जब भी मूव करता है तब ये 7 वोल्ट और 5 वोल्ट नहीं लिखेगा, वो ओवरऑल कैलकुलेट करता है कि ओवरऑल कितना है, तो ओवरऑल यहाँ पे 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट यहाँ पे इसको लेकर के मूव करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि यहाँ करंट क्यों मूव करता है, कैसे फ्लो करता है किसी भी वायर के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। हो गया क्लियर? ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें लोगों पे एक क्वेश्चन आया था हम लोग पे CBSE 2024 में असर्शन रीजन पे आया था क्वेश्चन। इसी यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ा है आपको इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आया था 2024 में असर्शन रीजन पे। यहाँ पे असर्शन क्या है कि असर्शन ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इन ए कंडक्टर। ठीक है, सही बोल रहा है। जब अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, बढ़िया एकदम है। ठीक है, ये असर्शन था। अभी जहाँ पे असर्शन पढ़े हैं वो हम लोग फिर से पढ़ दे रहे हैं कि असर्शन हम लोग ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अ ड्राई सेल मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो हाँ, अब हम लोग सेल पढ़ेंगे तो हम लोग का पे इसके अकॉर्डिंग हम लोग का भी सही बोल रहा है कि हम लोग का सेल होता है वो हम लोग का किसी भी वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। ठीक है, बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे असर्शन कुछ और बोल रहा है, रीजन कुछ और बोल रहा है। असर्शन बोल रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और यहाँ पे ड्राई सेल की बात कर रहा है कि जो ड्राई सेल है वो उनका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। तो देखो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। ठीक है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे असर्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है और यहाँ पे जो रीजन है वो ड्राई सेल की बात कर रहा है। ड्राई सेल मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर।
क्या आप बोल सकते हैं कि मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ओके बढ़िया। तो ये टॉपिक पढ़ाएंगे, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ओके। तो भैया अब हम आगे समझते हैं कि सेल और बैटरी क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैटरी। ठीक है, हाँ। तो अब हम चलिए समझते हैं सेल का मतलब क्या होता है। सेल का क्या मतलब होता है। सेल जो होता है, सेल का जो सिंबल होता है, सेल का जो सिंबल होता है उसको डिनोट करते हैं ऐसे कुछ डिनोट करते हैं। सेल का मतलब ये सिंबल होता है। तो सेल का सिंबल क्या होता है, कुछ ऐसे हम लोग का सिंबल होता है। ठीक है, एक हम लोग का बड़ा डंडा होता है, एक हम लोग का छोटा डंडा होता है। ठीक है, ये जो बड़ा डंडा होता है वो डिनोट करता है हायर पोटेंशियल को। ठीक है, और ये जो छोटा डंडा होता है वो डिनोट करता है लोअर पोटेंशियल को। अगर अच्छी से बात करें, अगर अब पी हम लोग होता है जो ये लोग जो बड़ा डंडा होता है वो लोग का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। और छोटा डंडा होता है ये लोग का नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव है थोड़ा बढ़ गया तो इसलिए बोलते हैं हायर, और नेगेटिव है थोड़ा बहुत घट रहा है तो उसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए उनका जो बड़ा डंडा होता है उनका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो छोटा डंडा होता है उनका वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो जो सेल का सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। सेल का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सेल का क्या काम होता है, किसी भी सर्किट के अंदर सेल का क्या काम होता है। ठीक है, उसको पढ़े से समझता है बैटरी का होता है। बैटरी क्या होता है, बैटरी एवरीडे वाला बैटरी जो होता है, एवरीडे का हो गया, और इसका बैटरी आता है वो बैटरी। ठीक है, बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बेसिकली बैटरी होता है। जैसे कि अगर इसका बैटरी, जैसे सेल का सिंबल इससे था, अब इसी को कॉम्बिनेशन कर दीजिए तो बैटरी बन जाएगा। क्योंकि ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो बताया ना आप लोगों को जो बड़ा डंडा होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और छोटा डंडा होगा उनका वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो इसलिए उनका प्लस हो गया और माइनस हो गया। ठीक है, तो सेल होगा अकेला होगा और बैटरी होगा कॉम्बिनेशन होगा सेल का। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो जिसको बैटरी। ठीक है, ये सेल। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन हम लोग ये पूछता है कि किसी भी सर्किट के अंदर सेल क्यों लगाते हैं, सेल वहां पे क्यों लगाते हैं। तो अभी हम बता रहे हैं कि हम लोग किसी भी वायर के क्रॉस मतलब सेल इसलिए लगाते हैं कि उनको उस वायर के क्रॉस वहां पे पोटेंशियल रह सके, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रह सके। तो याद रखिएगा हम सेल हम लोग इसलिए लगाते हैं किसी भी बैटरी के, किसी भी सर्किट के अक्रॉस में सेल इसलिए लगाते हैं क्योंकि सेल होता है, ये सेल होता है या फिर बैटरी होता है, सेल बोल दीजिए या फिर उनका बैटरी जो होता है, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, बना के रखते हैं पोटेंशियल बढ़िया वाला एकदम। ठीक है, तो सेल हो गया या बैटरी हो गया, तो किसी भी सर्किट के या किसी भी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वायर है, इस वायर को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से, बड़े एकदम बैटरी से कनेक्ट कर दिए। मान लीजिए इसका जो बड़ा टर्मिनल है इसका पोटेंशियल मान लीजिए हम मानते हैं 7 वोल्ट है, और जो छोटा पोटेंशियल है उसका मान लेते हैं पोटेंशियल 5 वोल्ट है। तो बोले क्या बोले, जो बड़ा पोटेंशियल है इसका पोटेंशियल 7 वोल्ट है और इसका 5 वोल्ट है। ठीक है, और ये हम लोग अभी जो कनेक्ट किए हैं ये हम लोग का वायर है, इस वायर का ये एंड है इसको बोलते हैं VB, और इस वायर का ये एंड है इसको बोलते हैं VA। ठीक है, वायर ये 7 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो 7 वोल्ट 7 पर 7 यहाँ पे 7 वोल्ट पहुंच जाएगा, यहाँ पे 5 वोल्ट पहुंच जाएगा। एक बात आपको बता दें, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि खाली वायर पे पोटेंशियल सेम होता है, खाली वायर पे पोटेंशियल सेम होता है, खाली वायर पे पोटेंशियल सेम होता है। खाली वायर था, खाली वायर मतलब कुछ वायर के अंदर कुछ लगा नहीं है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट लगा नहीं है, तो खाली वायर पे पोटेंशियल सेम होता है। तो इधर 7 इधर 7 पहुंच जाएगा, इधर 5 इधर 5 पहुंच जाएगा। अब इस दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन होगा वो 2 वोल्ट का होगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वहाँ पे 2 वोल्ट का होगा, क्योंकि 7 - 5 2 वोल्ट। अब ये जो 2 वोल्ट है वो 2 वोल्ट बना के रखने का जो काम है वो बैटरी करती है। मतलब इस वायर के अक्रॉस हम लोग का 2 वोल्ट का पोटेंशियल होना चाहिए,
वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का जो काम करती है वो हम लोग पे सेल करती है। या फिर बैटरी लगाते हैं तो बैटरी भी करेगी, ठीक है, जो सेल हम लोग बैटरी काम करती है। तो सेल या बैटरी हम लोग पे किसी भी सर्किट या किसी भी वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। ओके, तो इतना ही काम होता है सेल और बैटरी का, ठीक है। तो सेल या बैटरी हुआ किसी भी वायर के किसी भी सर्किट क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट क्या है, नोट करने वाला पॉइंट ये है कि खाली वायर पर पोटेंशियल सेम होता है। खाली वायर पे पोटेंशियल सेम होता है, खाली वायर पे पोटेंशियल सेम होता है। तो आई होप आप समझ गए कि सेल क्या काम करता है, बैटरी क्या काम करता है, सेल का सिंबल क्या होता है, बैटरी का सिंबल क्या होता है, ठीक है। बैटरी का सिंबल चूंकि होता है हम लोग जब सेल का कॉम्बिनेशन बैठा देंगे तो बैटरी बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल टर्म क्या होता है, पोटेंशियल। एक तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस समझे, अब हम लोग जो पढ़े हैं क्या पढ़े, समझे क्या पढ़े कि हम लोग पढ़े कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था। अब पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल। अभी पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या होता है। अब पढ़ने जा रहे हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल बेसिक क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो दो पॉइंट के बीच का था, लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो बस एक ही पॉइंट के बीच का होता है, मतलब एक ही पॉइंट। मान लीजिए कि हम पूछते हैं कि ये पॉइंट है, हम लोग का कोई स्पेस है, एक स्पेस है, स्पेस ए है, इस दोनों का स्पेस है, ठीक है। उस स्पेस में एक पॉइंट है ए, ठीक है, स्पेस है, और स्पेस में हम लोग कोई पॉइंट है ए। अब पूछे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो जब इस पॉइंट का पोटेंशियल पता करना पड़ेगा तो उस केस में हम लोग वही डेफिनेशन लगाएंगे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to that point are called potential, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल बोल सकते हैं। अभी तक क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं कि पॉइंट बी से पॉइंट ए पे ले जा रहे हैं या पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब पास पॉइंट का। लेकिन जब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का मुझे पोटेंशियल पता करना पड़ता है कि इस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल बताओ, तो हम लोग जो रेफरेंस मानते हैं दूसरे पॉइंट का वो लोग इन्फिनिटी मानते हैं, ठीक है। हम लोग जो रेफरेंस मानते हैं दूसरे पॉइंट का वहां पे इनफाइनाइट मानते हैं कि इनफाइनाइट रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से इनफाइनाइट दूरी पे से हम लोग एक चार्ज ला रहे हैं क्यू को, इनफाइनाइट से चार्ज ला रहे हैं क्यू को, कहाँ से, यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। अब मुझे मेरा टास्क ये है कि मुझे पॉइंट ए का पोटेंशियल पता करना है, कि पॉइंट ए का मुझे कैसे भी पोटेंशियल पता चल जाए, ठीक है। अगर मुझे पॉइंट ए का पोटेंशियल पता करना है तो सेम डिफरेंस है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस था। अब हमें क्या है, पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। कैसे बनेंगे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोले, हम लोग जब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे तो उस केस में क्या कर रहे थे कि उनका किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, वो पॉइंट उनका पे दोनों पास थे, ठीक है। जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट का हम लोग जब पोटेंशियल निकालते हैं, जब किसी पॉइंट का कोई भी स्पेस में एक पॉइंट है, उस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग जो दूसरा पॉइंट होता है, जो दूसरा पॉइंट हम लोग होता है, जो दूसरा पॉइंट मान लेते हैं जहां से हम ला लेते हैं, उस पॉइंट को हम लोग इन्फिनिटी मान लेंगे कि वो हम लोग जो पॉइंट है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पे, इन्फिनिटी पर है, ठीक है। और जब दूसरे पॉइंट की इन्फिनिटी मान लेते हैं, अभी आगे बताएंगे कि हम लोग इन्फिनिटी पे क्यों मानते हैं, इन्फिनिटी को मानने की फायदा क्या है, ठीक है। तो सिंपल अपना इक्वेशन लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे तो इनिशियल पॉइंट ये है जो कि इनफाइनाइट पे है, ये लोग का इनिशियल पॉइंट हो गया, ये लोग का इनिशियल पॉइंट हो गया, और फाइनल पॉइंट ये है जो कि उनका भी पॉइंट ए पर है, ये उनका फाइनल पॉइंट हो गया। आई से इनिशियल और एफ से फाइनल, ठीक है, आई से इनिशियल और एफ से फाइनल। अब हम लिखेंगे अपना क्या, अब हम लिखेंगे कि मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलते हैं,
फाइनल माइनस इनिशियल ये फाइनल ये, तो फाइनल बी ए और बी ए बोल रहे हैं, सॉरी बी ए बोल रहे हैं, बी ए लिख रहे हैं, बी वाह बी ए माइनस इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है, इनिशियल पॉइंट होगा इनफाइनाइट पर है, तो लिखेंगे बी इन्फिनिटी। ओके इक्वल टू मान लीजिए यहाँ से यहाँ ले रहे हैं, मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कर रहे हैं कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से पॉइंट ए ले जा रहे हैं, और हमारे चार्ज ले रहे हैं क्यू चार्ज जा रहे हैं, तो क्यू चार्ज को लेकर गए हम लोग, क्यू चार्ज को लेकर गए। ठीक है, अब देखो हम लोग का इन्फिनिटी मानने का फायदा क्या था, हम लोग को जो दूसरा पॉइंट हम लोग को जो दूसरा था बी, उसको इन्फिनाइट पे क्यों मानते हैं, इन्फिनाइट पे लोग इसलिए मानते हैं कि हम लोग एज्यूम करते हैं, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पे हम लोग का जो पोटेंशियल है वो जीरो है। क्या बोले, हम लोग जो पॉइंट बी था जहाँ से हम चार्ज को ले जा रहे थे, यहाँ पे लेके आ रहे थे, वो पॉइंट बी को हम इन्फिनिटी माने, इतना बोले। ठीक है, अब इन्फिनिटी मानने का हम लोग का मेन टास्क क्या, मकसद क्या था, मकसद ये था कि वहाँ पे इन्फिनिटी पे हम लोग का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। इन्फिनिटी पे यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हम लोग का जीरो होगा, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस जो है उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होता है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। ऐसा क्या करते हैं, ऐसा वहाँ पे एज्यूम करते हैं, मानते हैं, एज्यूम करते हैं। बढ़िया, ठीक है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग जीरो कर देंगे, तो हम लोग को ओवरऑल क्या लिखेगा, बी ए इक्वल टू, अभी जीरो हो गया तो लिखेगा बी बी वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए डिवाइड बाय क्यू, ये आपका हो जाएगा किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का अगर पोटेंशियल निकालना है तो आपको दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एज्यूम करते हैं कि इनफाइनाइट पे उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। तब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का, किसी भी रैंडम पॉइंट का आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच का होता है, लेकिन जो पोटेंशियल होता है बेसिकली हम लोग किसी एक इंडिविजुअल पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल पॉइंट की बात कर रहे हैं, उसका पोटेंशियल होता है। और दोनों की जो एसआई होती है वो वोल्ट होती है, और दोनों की जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक प्रकार से है। वो अलग बात है कि उनका इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो हो गया, इसलिए वापस निकाल चुके हैं। ठीक है, मैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी हम लोग पोटेंशियल के साथ खेल सकते थे, चाहे हम लोग पढ़ सकते थे, वो सारे जो टॉपिक हम लोग पे आज के इस सेक्टर में कवर किए हैं। पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके असाइनमेंट क्या होती है, इसको कैसे निकालते हैं, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, इनफाइनाइट पोटेंशियल जीरो मानते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हम लोग पूछा था सीबीएसई 2015 में, सीबीएसई 2015 में, सीबीएसई 2015 में आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, calculate the amount of work done by a cell when 20 coulomb of charge is moved from potential difference of 3 volt। क्या बोल रहा है, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, पॉइंट बी से पॉइंट ए पे हम लोग चार्ज के ले जा रहे हैं, और चार्ज कितना है, 20 कूलम का चार्ज है, इसको इधर ले जा रहे हैं, और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि वहाँ पे बी ए माइनस बी बी है, वो दे चुका है कितना, 3 वोल्ट दे चुका है, 3 वोल्ट दे चुका है। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस में 3 वोल्ट दे चुका है, और चार्ज हम 20 कूलम ले जा रहे हैं। अब पूछा है कि 20 कूलम चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है। तो सिंपल फॉर्मूला है, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज इक्वल टू WB फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने का फ्रॉम बी टू ए वो निकलेगा कितना, Q इंटू बी ए माइनस बी बी। तो वर्क डन निकलेगा फ्रॉम बी टू ए, वो निकल जाएगा कितना, Q कितना दे चुका है, Q दे चुका है 20, बी ए माइनस बी दे चुका है, बी माइनस 3 दे चुका है 3, लिखेंगे तो 60 जूल हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा तो ब्रिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। मतलब कि इस 20 कूलम के चार्ज को अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो हम लोग वहाँ पे 60 जूल का
वर्क डन करना पड़ेगा। 60 जूल का वर्क डन नहीं करेंगे तो हम लोग चार्ज को नहीं ले जा पाएंगे बी से ए तक, ठीक है। तो ये लोग CBSE 2015 में क्वेश्चन पूछा था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बढ़िया एकदम। चलिए एकदम ढांसो देखिए, ओके, बढ़िया एकदम। टाइप ऑर्डर निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क रखेंगे, यहाँ पे क्यू को उधर भेज देंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू इंटू बी माइनस बी ये लिख जाएगा, तो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया एकदम। अब चलिए हम लोग समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, तो आइए हम आप अब लेक्चर का आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अभी लेक्चर 1 घंटा 25 मिनट का बन चुका है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेक्चर लगता है मुझे। चलिए देखते हैं, अगर अभी 1 शॉट तो बोल दिए हैं, लेकिन अगर इसमें अगर ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो इस लेक्चर को रोक देंगे, इसका दूसरा पार्ट आएगा उसमें और कवर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर लेक्चर लंबा हो जाएगा तो देखने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म रखना है, तो इसमें पे जो और जो पार्ट बचेगा उसको यहाँ पे सेकंड लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी इस लेक्चर में जितना हो पा रहा है और उसको सेकंड लेक्चर में कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रेजिस्टेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अब आया मतलब बढ़िया खेल, रेजिस्टेंस क्या होता है। वाह, ये रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल आर से, सिंबल आर से। बेसिकली जैसे कि यहाँ पे हम लोग के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है मना करने की, ना करने की। अगर हम लोग को पढ़ना है, अगर मम्मी बोलेंगे पढ़ने के लिए तो हम बोलेंगे नहीं पढ़ना है, मम्मी बोलेंगे सोने के लिए हम बोलेंगे नहीं सोना है, मम्मी बोलेंगे खाने के लिए तो हम बोलेंगे नहीं खाना है। तो हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसको हम रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग का एक अंदर प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी कैसे रेजिस्ट करने की, रोकने की। जो हमसे बोला जा रहा है उसके अपोजिट काम करेंगे, उसको रोकेंगे, उस काम को रोकेंगे कि ये काम नहीं करेंगे, कोई दूसरा काम करेंगे। तो जैसे इंसानों के अंदर प्रॉपर्टी है रोकने की, सेम वैसे ही वायु के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है रोकने की, और सेम वैसे ही हम लोग इंसानों के अंदर प्रॉपर्टी रोकने की होती है। पता है क्या बोल रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली सिंपल भाषा बोले रेजिस्टेंस क्या होता है कि इस दुनिया में जितने भी, इस ब्रह्मांड में जितने भी मैटर हैं, जैसे बता दें कि चार्ज क्या होता है, चार्ज मतलब प्रॉपर्टी होती है मैटर की, उसी तरह से हम लोग जो रेजिस्टेंस होता है वो भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये अगल बगल जितने मेरे सराउंडिंग यहाँ पे जितने भी मैटर पड़े हैं, उस मैटर के पास एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की। उस मैटर के पास एक प्रॉपर्टी किसकी है, उस मैटर के पास एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की। जैसे उस मैटर के पास चार्ज की भी प्रॉपर्टी है, उसे सिमिलरली हम लोग यहाँ पे उसके पास रेजिस्टेंस की भी प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस लोग होता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल। रेजिस्टेंस के पूछे रेजिस्टेंस क्या होता है तो बोलेगा प्रॉपर्टी है किसकी है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, ठीक है। मैटर में सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है, ठीक। ये होती है रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या काम करता है, इट रेजिस्ट। ये क्या काम करता है, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो of current through wire. It resists the flow of current through wire. रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी होती है मैटर की। इस ब्रह्मांड में जितने भी मैटर है उसके पास प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की। हम भी मैटर है, तो मेरे पास प्रॉपर्टी क्या है, मेरे पास प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की। लकड़ी है, इस मार्कर है, इसके बाद प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की। अब जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट अधिक फ्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या काम करता है, रेजिस्टेंस से करंट को रोकने का काम करता है, करंट को रोकने का काम करता है कि उसके अंदर से करंट होगा इजिली फ्लो ना कर पाए, समझे। उसके अंदर जो करंट होगा जो है वो इजिली फ्लो ना कर पाए। क्या लिखे हैं, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू वायर। मतलब रेजिस्टेंस क्या है, एक हम लोग का प्रॉपर्टी है मैटर की, मैटर का वायर भी है, तो वायर का एक प्रॉपर्टी है किसकी, रेजिस्टेंस की। जब कभी भी इस वायर के अंदर से जब कभी भी करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नामक एक व्यक्ति होगा जो कि इस करंट को अपोज करेगा, जो इस करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, जो इस करंट को क्या करेगा, उस करंट को अपोज करेगा। ये हम लोग क्या होता है, ये हम लोग का होता है रेजिस्टेंस। जिस बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं उस बोर्ड के पास भी एक रेजिस्टेंस है, अगर इसमें से करंट फ्लो कराएंगे
तो कुछ ना कुछ करंट कम हो जाएगा, समझे, कुछ ना कुछ यहाँ पे करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी मैटर की प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसी मैटर की प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या क्या होता है कि इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू वायर, ओके, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड किस पे करता है, याद रखिए हमको जो रेजिस्टेंस होता है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे बताते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, हम लोग का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा एक्सपेरिमेंट पे क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि हम लोग का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे, लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, यानी कि एल पे डिनोट करता है, और दूसरा डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ये भी डिपेंड कर रहा है। नीचे दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा है कि नहीं, हाँ, हम लोग को जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर एल पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पे डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ से हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाए इसका, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जब कंबाइन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे निकल के आया कितना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, निकल के आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे एल बाई ए। जब कभी हम लोग फिजिक्स में जब कभी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, इस जो साइन है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन, प्रोपोर्शनलिटी साइन बोलते हैं इसको, ठीक है। जब कभी भी साइन को हटाएंगे तब एक कांस्टेंट आता है, इसके जो कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं रो, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा ए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला वो बनेगा रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस वैल्यू रो एल बाई ए, ठीक है। यहाँ पे जो एल है यहाँ पे लिख रहे हैं रो एल बाई ए, यहाँ पे जो एल है वो हम लोग का लेंथ है, इसको रखेंगे हम मीटर में, ए है हम लोग यहाँ पे एरिया है, एरिया है किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इसको मीटर स्क्वायर में। यहाँ पे एक नई क्वांटिटी देख रहे हैं रो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रो, ऐसा कोई सिंबल होता है ना, तो फिजिक्स में इसको बोलते हैं रो, इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इस रो को बोलते हैं क्या, रेजिस्टिविटी। तो जो हम लोग का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा वो बनता है हम लोग का रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है उसको बोलते हैं रो एल बाई ए। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, रो एल बाई ए, दिस कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, ऐसा इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम्स, क्या होती है, ओम्स, ओम्स। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है वो हम लोग होती है ओम्स, ठीक है। तो हम लोग होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है हम लोग का डिपेंड करता है एल पे, इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया पे, और जब हम लोग कांस्टेंट हटाएंगे तो हम लोग का आता है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रो, रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब देखो ये रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, ठीक है बढ़िया। डिपेंडेंसी समझ, डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि आपका रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, क्या लेकिन वो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे, और इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया पे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पे जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा है उसको आप लिख लीजिए अच्छे से, जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा है उसको लिख लीजिए। हाँ, यहाँ से मेन चीज बताने भूल गया,
मैंने क्या होता है कि दोनों का रेजिस्टेंस होता है उसको डिनोट करते हैं सिंपल इस तरह से, ऐसे नोट करते हैं रेजिस्टेंस दोनों जो होता है उसको डिनोट करते हैं इस तरह से। क्या बना रहे हैं, सॉरी ऐसे, ऐसे डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ऐसे डिनोट करते हैं। आर ये उसका सिंबल होता है, उसको इस तरह डिनोट करते हैं, इसकी असाइनमेंट ओम्स होती है। हाँ, अब कई बच्चे पूछेंगे कि इस रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी क्या है, तो बच्चे पूछेंगे रेजिस्टिविटी क्या है ना, यार देखिए हम लोग को जो रेजिस्टिविटी होती है, जैसे कि हम लोग का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एरिया पे, देखा पे दिख रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ वायर एल पे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। उसी तरह हम लोग की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उनकी मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी जो होती है उनके यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक और टेम्परेचर डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी होती है। याद रखिएगा कि हम लोग का जो रो होता है, यहाँ बॉक्स में लिखते हैं कि हम लोग का जो रो होता है ये लोग यहाँ पे मेटेरियल एंड टेम्परेचर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हम लोग का जो रेजिस्टिविटी होता है वो हम लोग यहाँ पे मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी हम लोग का मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हम लोग को जो रेजिस्टिविटी होती है इसकी एसआई यूनिट कैसे निकालें, क्वेश्चन आएगा ना कि इसकी एसआई यूनिट वहां पे कैसे निकालें, तो सिंपल सी बात है, इसकी एसआई यूनिट निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे इसको मिटा दें, मिटा दे रहे हैं, देखिए रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस पर होता है क्या, रो एल बाई ए, और उसको याद कर लीजिए। इसकी फॉर्मूला पूछता है, पूछ देगा कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, ड्राइव रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम रो एल और ए, ऐसे कोई क्वेश्चन का तो पूछ देता है बोर्ड में। तो इसको आप याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस का जो इक्वेशन होता है, रिलेशनशिप होता है, वो होता है रो एल बाई ए। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स, तो इसको ऐसे नोट लेते हैं ओम्स। या तो आप लिख के नोट कर दिए या सिंबल बना दीजिए। सिंबल कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ओम्स का सिंबल होता है। अब पूछेंगे रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, पूछता है क्वेश्चन, पेपर में पूछता है कि हम लोग रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ड्राइव कीजिए, तो इसकी एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे। देखिए रो को ऐसे रखिए और बाकी सब को छोड़ दीजिए, तो आर ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है ओम्स। एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या होती है, मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर करेगा। तो जो हम लोग की रो की, हम लोग जो रो की, ये पी नहीं है ये रो है, हम लोग जो रो की जो एसआई यूनिट निकली वो निकलती है कितनी, वो निकलती है ओम्स मीटर। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना कि हम लोग की जो रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो हम लोग की इतनी होती है, कितनी होती है, ओम्स मीटर, ओम्स मीटर। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट थी वो होती है ओम्स, और जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है उनकी ओम्स मीटर, ओम्स मीटर, ओम्स मीटर, ओम्स मीटर, मीटर 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 मीटर। ठीक है, ओके बढ़िया एकदम। और याद रखना कि हमको जो रेजिस्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है किस पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल्स है, इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है, मान लीजिए इसका एग्जांपल दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसका आगे जो बोर्ड पे लिखा वो लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मतलब क्या था कि इनका पे क्या था, जैसे हमारा जो रेजिस्टेंस था दोनों का पे रो एल बाई ए था, ये रेजिस्टेंस था, यानी कि रेजिस्टेंस है वो उनका पे लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, मतलब अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा।
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक आपका वायर है इतना बड़ा और एक आपका वायर है इतना बड़ा, ठीक है, और दोनों सेम मटेरियल का। मान लीजिए कि ये भी हम लोग पे कॉपर का वायर है और ये भी हम लोग पे कॉपर का वायर है, कॉपर वायर बढ़िया एकदम, ठीक है। और मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस जो है वो है हम लोग पे है R1 और इसका रेजिस्टेंस होगा है R2 और दोनों सेम वायर है, कॉपर वायर है, ठीक है। अब देखिए अगर हम पूछें कि बताओ हम लोग का वायर जो हम लोग का R1 और R2 में से कौन सा अधिक होगा, मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस अधिक होगा कि इस वायर का रेजिस्टेंस अधिक होगा। क्या बोलेगा, बोले कि हम पे जो वायर हम लोग पे छोटा वाला वायर है उसका हम लोग को रेजिस्टेंस होगा वो अधिक होगा कि बड़े वाले वायर का रेजिस्टेंस अधिक होगा। क्या बोले कि जिस वायर का लेंथ ज्यादा होगा, जिस वायर का लेंथ अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा, और जिस वायर का एरिया कम होगा, यहाँ पे अगर एरिया कम रखते हैं तो रेजिस्टेंस तब भी अधिक होगा। दोनों हमारे अभी एरिया सेम है, इसका भी एरिया सेम है, ए है इसका भी एरिया ए बराबर होगा, ए छड़ गया। एरिया के परस्पेक्टिव से नहीं देखेंगे, सिर्फ सिर्फ यहाँ पे बस लेंथ के परस्पेक्टिव से देखेंगे। यहाँ पे एरिया दोनों में सेम है, यहाँ पे लेंथ अलग अलग है, इसका लेंथ कम है अगर देखा जाए तो ये छोटा वायर है ये बड़ा वायर है। अब क्या बोले जिसका लेंथ अधिक होगा तो उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा, क्योंकि इसका लेंथ अधिक है यहाँ पे जो R2 होगा वो अधिक होगा और इसका लेंथ कम है तो इसके कंपेयर में R1 जो होगा वो होगा फिर कम होगा। तो बोल सकते हैं कि उनका जो R2 होगा वो ज्यादा होगा और R1 यहाँ पे होगा कम होगा। ये समझे कि नहीं समझे? हम लोग का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे। जिसका लेंथ अधिक होगा, इस वायर का लेंथ अधिक है तो इसका रेजिस्टेंस अधिक होगा, इस वायर का लेंथ कम है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, R1 R2, ठीक है। नेक्स्ट सिनारियो ठीक है, दोनों का लेंथ हम लोग का L है इस बार, ठीक है, दोनों का लेंथ हम लोग का L है, ठीक है। लेकिन इसका एरिया इस बार A1 है और इसका एरिया इस बार वहां पे A2 है। A1 A2 क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब कई बच्चों को समझ में आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल? जैसे कि मान लीजिए अगर आपका रॉड है सिलेंड्रिकल रॉड है, अगर आप इसका अंदर का जो एरिया देखेंगे काट के तो कुछ आपका ऐसा नहीं दिखेगा। अगर आप सिलेंडर पॉट को ऐसे काटेंगे तभी तो एक आपका सर्कल दिखेगा ना, काटेंगे तो सर्कल दिखेगा ना, ऐसे कुछ नहीं होते, ऐसे कुछ दिखेगा ना। तो ये जो हम लोग का एरिया होता है, ये जो हम लोग का एरिया है इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन आया क्या कि यहाँ पे R1 और R2 में से कौन सा रेजिस्टेंस अधिक होगा। अब इस बार क्या देखिए यहाँ पे लेंथ सेम है लेकिन इसका एरिया कम है, A1 कम है और A2 ज्यादा है। देख के भी लग रहा है कि हम बताइए पतला है और थोड़ा ही मोटा है, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस अधिक होगा, R1 अधिक होगा कि R2 अधिक होगा। क्या आइए, जिसका लेंथ अधिक उसका रेजिस्टेंस अधिक, जिसका एरिया अधिक उसका रेजिस्टेंस कम। यहाँ लेंथ तो हट जाएगा, लेंथ दोनों का बराबर है तो लेंथ के परस्पेक्टिव से देखेंगे। जैसे यहाँ पे एरिया बराबर था ए, उसमें यहाँ पे लेंथ बराबर है तो लेंथ को हटा देंगे, लेंथ के परस्पेक्टिव से नहीं देखेंगे। अब देखेंगे एरिया के परस्पेक्टिव से, लेंथ हट गया, यहाँ से लेंथ हट गया, ठीक है। अब देखेंगे एरिया के परस्पेक्टिव से, जिसका एरिया अधिक उसका रेजिस्टेंस कम, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे A2 है इसका एरिया अधिक है, यहाँ पे A2 जो है वो थोड़ा मोटा है, A1 ज्यादा है। यहाँ पे थोड़ा A2 जो है देखिए यहाँ पे जो R2 वाला रेजिस्टेंस है ये थोड़ा मोटा रहता है और जो D वाला रेजिस्टेंस है ये जो वायर है वो थोड़ा पतला है। ये वायर मोटा है और ये वाला पतला है। ये वायर मोटा है मतलब इसका एरिया अधिक है और जिसका एरिया अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी R2 जो होगा वो यहाँ पे कम होगा, इसका R2 क्या होगा कम होगा। लेकिन देखिए इसका वायर का एरिया पतला है, मतलब हम लोग का वायर जो पतला है और जो पतला है तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा R1 हम लोग का अधिक होगा। क्या बोल सकते हैं कि R1 जो होगा वो अधिक होगा R2 से, R1 जो होगा अधिक होगा हम लोग का R2 से, ठीक है। R1 जो होगा हम लोग का अधिक होगा R2 से, ओके बढ़िया, ठीक है।
ओके ओके ओके। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन मान लीजिए ये दोनों कॉपर के वायर हैं, ये दोनों कॉपर के वायर हैं, कॉपर 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 समझ ना, कॉपर के वायर, कॉपर दोनों कॉपर के वायर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या याद रखनी है कि जिसका लेंथ अधिक उसका रेजिस्टेंस अधिक, जिसका लेंथ कम उसका रेजिस्टेंस अधिक कम, जिसका एरिया अधिक उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका एरिया कम उसका रेजिस्टेंस अधिक। अब दूसरी क्वेश्चन पूछते हैं, इन दोनों वायर में सबसे अधिक किस वायर की रेजिस्टिविटी होगी। जैसे इन दोनों वायर में अधिक रेजिस्टेंस हम लोग का इस वायर का था, इस दोनों वायर में सबसे अधिक रेजिस्टेंस हम लोग का इस वायर का था। अब पूछिए क्वेश्चन कि इस दोनों वायर में सबसे अधिक रेजिस्टिविटी किसकी होगी। ये जो दोनों वायर हम लोग दिए गए हैं, ये जो दोनों वायर हैं, इस दोनों वायर में सबसे अधिक रेजिस्टिविटी किस वायर की होगी, सबसे अधिक रेजिस्टिविटी किस वायर की होगी, बताइए सबसे अधिक रेजिस्टिविटी किस वायर की होगी। कई बच्चे बोलेंगे कि ये मोटा है तो उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा, तो उसका हो सकता है रेजिस्टिविटी अधिक होगा। तो कई बच्चे बोलेंगे क्या, कई बच्चे बोलेंगे कि इस वायर जो होगा A2 वायर है उस वायर की रेजिस्टिविटी अधिक होगी, जो मोटा वायर है उस वायर की रेजिस्टिविटी अधिक होगी, नहीं सॉरी जो पतला वायर है उस वायर की रेजिस्टिविटी अधिक होगी। क्यों ऐसा बोलेंगे कि जिसका अधिक रेजिस्टेंस होगा उसका अधिक रेजिस्टिविटी भी होगा। ऐसा क्वेश्चन कई बच्चे दिमाग आएगा कि जिसका अधिक रेजिस्टेंस उसका अधिक रेजिस्टिविटी, तो बोलेंगे कि जो R1 है इसका अधिक है, जिसका ρ1 भी अधिक होगा। कोई बच्चे बोलेंगे ये होगा कि ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2, कोई बच्चे बोलेंगे इसका कि जो ρ1 है अधिक है ρ2 से, लेकिन ये गलत है। अगर क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी यहाँ पे मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ये मटेरियल डिपेंड करती है। अगर मटेरियल सेम है, मटेरियल यानी कि दोनों अगर यहाँ पे हम लोग पे कंपोनेंट्स है, मटेरियल सेम है, तो हम लोग का रेजिस्टिविटी सेम होगा। देख सकते हैं दोनों कॉपर है, दोनों कॉपर के वायर है, एक कॉपर और एक हम लोग पे एल्यूमिनियम नहीं है, एक कॉपर एक हम लोग पे आयरन का वायर नहीं है, दोनों हम लोग कॉपर के वायर है। अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा, दिमाग में डाल लीजिए, अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे कॉपर का वायर ये भी है, ये भी कॉपर का वायर ही है और ये भी कॉपर का ही वायर है, क्या आप देख सकते हैं कि दोनों वायर कॉपर के वायर है, इसलिए दोनों वायर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो भी हम लोग पे सेम होगी। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रो जो होगा वो दोनों वायर का सेम होगा। सिमिलरली इस केस में ये भी देख सकते हैं कि ये भी कॉपर का वायर है, ये भी कॉपर का वायर है, तो दोनों केस में क्या होगा कि दोनों का जो रेजिस्टिविटी होगा वो यहाँ पे सेम होगा। रेजिस्टेंस से फर्क आएगा, लेंथ है क्योंकि रेजिस्टेंस होता है डायमेंशन पे डिपेंड करता है, तो उसका डायमेंशन क्या है, वायर क्या, एल क्या है, ए क्या है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा। और ऐसा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप क्या देखिएगा कि हम लोग का रेजिस्टेंस होता है, हम लोग का रेजिस्टेंस आर है वो डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, एल और ए पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मटेरियल सेम है दोनों वायर की तब रेजिस्टिविटी जो होता है वो सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, बढ़िया एकदम ओके। तो बस आज के लेक्चर को हम लोग इतना कि हम लोग का लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो गया है। अगर अभी हम लोग का पे इस लेक्चर के बाद मतलब इसके बाद हम टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्या टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, इसको कुछ क्वेश्चन करेंगे पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम लोग पे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, एम मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर इस टॉपिक को पढ़ाने लग जाएंगे तो हमको सुबह हो जाएगा, सुबह नहीं होगा बेसिकली, लेकिन ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे यही भी एंड करते हैं, ठीक है, इस लेक्चर के यही पे हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, रेजिस्टेंस पे ही एंड करते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा कल वाला लेक्चर, उस पर हम लोग पे कवर होगा जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर इतना ही, और आज के लेक्चर में जितना भी पढ़ाया गया है कि हम लोग चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, करंट क्यों फ्लो करता है, करंट कहाँ से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करता है, हम लोग का रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसके SI यूनिट क्या होती है, सबको वहाँ पर डिटेल में कवर कर चुके हैं इस वीडियो में, तभी वीडियो में इतना लंबा हुआ है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर लेक्चर अधिक और लंबा हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आपको कंप्लीट करने में दिक्कत आएगा कि इतना बड़ा लेक्चर है कौन देखेगा, ठीक है, हम समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस लेक्चर में हम डीपली बात किया गया इसलिए हम लेक्चर इतना लंबा हुआ है, ठीक है। और इसका जो कल जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस पर वहाँ पे और जो बचा हुआ टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। पहले जो कल नया लेक्चर आएगा उसमें हम क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पर, उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन पहले कॉम्बिनेशन करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की बस इतना ही, अब मिलते हैं कल के लेक्चर में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय। हाँ, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए उसके बाद रिवीजन कर लीजिएगा। बाय बाय।